गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए साइंस की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपको इस चैनल पर आपके 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़े रहना है। इसके अलावा जो भी आपकी क्लासेस अभी हो रही हैं आपकी 10th क्लास की, उसका जो टाइम टेबल है वो मैंने आप सबसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या है और कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट की क्लास चलती है, वो भी मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले जो आपका लेसन है जीवन की प्रक्रियाएं, इससे पहले मैंने जो आपका ये लेसन है इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। फिर इसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन कराए थे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो मैंने कराए थे। तो इसका जो आपका ये लेसन है इसका मैंने आपका जो है वो 4 पार्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका जो ये लेसन है जीवन की प्रक्रियाएं, इसका पार्ट 5 हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम जो आपके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य के हृदय की रचना एवं कार्य विधि लिखिए। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। इससे क्या पूछा गया, इसमें आपसे इसमें पूछा गया कि मनुष्य के हृदय की रचना एवं कार्य विधि की लिखिए। ये आपको यहाँ पर इसका आंसर करना है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक अपना लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम इसके आंसर को देख लेते हैं कि आपका जो ये क्वेश्चन है, जो आपका मनुष्य के हृदय की रचना है वो किस प्रकार से होती है और इसकी कार्य विधि क्या है, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य का हृदय, हार्ट ऑफ मैन की स्थिति, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। यह एक पतली दोहरी झिल्ली में बंद रहता है जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या लिखा हुआ है आपका, जो आपका हृदय होता है वो किस तरह से होता है, वो मनुष्य का जो हृदय होता है कहाँ पे स्थित होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, वक्ष गुहा में आपका ये स्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, या जो आपका ये वक्ष गुहा में स्थित होता है आपका हृदय, ये क्या होता है, ये एक पतली दोहरी झिल्ली में बंद रहता है जो आपका हृदय होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं आपका हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहा जाता है इसको। दोनों झिल्लियों के बीच एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हृदयावरण द्रव यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यह हृदय की बाहरी चोटों से रक्षा करता है। तो आपका क्या होता है, जो आपका हृदय होता है, जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें कितने आपके जो चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हृदय, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। मान लीजिए आपका ये हृदय, तो आपका जो हृदय होता है वो उसमें कितने आपके जो चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। जो आपका हृदय होता है उसमें आपके 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4 जो है वो आपके इसमें चैम्बर होते हैं। तो जो आपका हृदय होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, आपका जो हृदय होता है वो आपका सेकंड वाले चैम्बर में स्थित होता है, जिसे जो आपका ये सेकंड वाला चैम्बर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका वक्ष गुहा। क्या कहते हैं इसे कहते हैं वक्ष गुहा। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है वक्ष गुहा। तो जो आपका हृदय होता है ये कहाँ पे स्थित होता है, ये आपके सेकंड चैम्बर में स्थित होता है और इसे क्या कहा जाता है, इसे आपका कहा जाता है वक्ष गुहा, इसे आपका कहा जाता है। यानी इसको अगर हम जो आपका वक्ष गुहा, इसका अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसे क्या
कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या कहते हैं इसे? थोरेसिक कैविटी आपका कहा जाता है वक्ष गुहा को इंग्लिश में। तो जो आपका हृदय होता है, जो मनुष्य का हृदय होता है, वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। कितने चैम्बर में डिवाइड होता है जो मनुष्य का हृदय होता है? मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। और जो आपकी हृदय है, जो आपकी हृदय है, इसकी जो संरचना है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो जो आपका हृदय है, इसकी उत्पत्ति जो है वो मेसोडर्मिनल से होती है। किससे होती है? मेसोडर्मिनल से जो आपके हृदय है उसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपका। तो जो आपका हृदय है ये 4 चैम्बर में आपका डिवाइड होता है। तो जो आपका हृदय होता है, इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि यह एक पतली दोहरी झिल्ली में बंद होता है। तो मान लीजिए ये आपका हृदय है। आप लोग हृदय इसी तरह से बनाते हैं। जो आपका दिल होता है, मान लीजिए आपका दिल है, तो आपका जो दिल होता है, जो आपका दिल होता है, ये एक पतली दोहरी झिल्ली में बंद रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे आपका कहा जाता है हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। तो जो आपका ये हृदय है, ये आपका हृदय जो है इस तरह से एक पतली झिल्ली में बंद होता है। तो जो ये पतली झिल्ली में बंद होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे आपका कहा जाता है पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम, ये किसको कहा जाता है? जो आपका ये बंद होता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों झिल्लियों के बीच एक तरल पदार्थ होता है। तो जो आपकी ये झिल्ली है, यहाँ पर ऐसे जो आपका ये बना हुआ है, इसके अंदर आपका थोड़ा सा कुछ पदार्थ आपका यहाँ पे भरा रहता है। तो जो आपका ये पदार्थ भरा रहता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। जो आपका यहाँ पे इस झिल्ली के अंदर जो आपका पदार्थ भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आपका कहा जाता है हृदयावरण द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। और ये जो भरा होता है, ये क्या करता है? जो आपका ये भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये क्या करता है? ये आपके हृदय की जो है वो बाहरी चोटों से रक्षा करता है। जैसे कि आप कभी गिर गए या कभी आपको चोट लगी, जैसे आप किसी ने आपको धक्का दे दिया तो आप सामने की तरफ से गिर जाते हैं। तो जो आपका ये फ्लूइड जो भरा होता है आपका, जो आपका इस झिल्ली के अंदर जो आपका ये फ्लूइड भरा होता है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ये आपके हृदय की बाहरी चोटों से रक्षा करता है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है और अच्छे से इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपका क्या लिखा है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि हृदय की बाह्य रचना यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसे भी हम देख लेते हैं, ये क्या होता है आपका। आपका जो हृदय होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य का हृदय गहरे लाल रंग की तिकोनी मांसल रचना होती है। तो जो आपका हृदय होता है, आपका हृदय किस तरह से होता है? लाल रंग का तिकोनी मांसल रचना होती है। इसमें 4 वेश्म होते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना। जो आपका हृदय होता है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं? कितने कक्ष होते हैं इसमें आपके जो है वो 4 कक्ष पाए जाते हैं आपके हृदय में। और वो क्या होते हैं? 2 आपका अलिंद होता है, 2 आपका निलय होता है। जो आपका हृदय होता है, इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? आपका जो आपका हृदय होता है, जैसे मान लीजिए आपका हृदय है, तो इसमें आपका 4 चैम्बर होता है, 1 2 3 4। तो जो आपके ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? जो आपके ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं, इन्हें कहा जाता है अलिंद। क्या कहा जाता है इन्हें अलिंद कहा जाता है। आपका जो ये ऊपर के जो चैम्बर होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अलिंद कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात की जाए, इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इनको कहा जाता है आपका ऑरिकल। क्या कहा जाता है आपका इंग्लिश में आपका इसको कहा जाता है ऑरिकल आपका इसको कहा जाता है। तो जो आपके ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं, इनको ऑरिकल कहा जाता है। और जो आपके ये नीचे वाले 2 चैम्बर होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो नीचे के जो आपके चैम्बर होते हैं, इनको निलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निलय कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात की जाए निलय, तो इंग्लिश में निलय को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? जो आपका निलय होता है, इसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो इसको भी आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 अग्र महाशिराएं शरीर के अगले भाग से तथा एक पश्च महाशिरा शरीर के पिछले भाग से अशुद्ध रुधिर लाकर दाएं अलिंद में खुलती है। क्या लिखा हुआ है कि जो आपका हृदय होता है, उसमें क्या होता है? 2 अग्र महाशिराएं जो होती हैं शरीर के अगले भाग से जुड़ी होती हैं, और एक जो महाशिरा होती है वो शरीर के पिछले भाग से जुड़ी होती है। वो क्या करती है? जो आपकी शिराएं होती हैं वो क्या करती हैं? वो अशुद्ध जो आपका रक्त होता है, अशुद्ध यानी जो आपका इम्प्योर ब्लड होता है, उसको लाकर आपका जो दायां अलिंद होता है, यानी जो आपका राइट ऑरिकल्स होता है, जैसे कि आपका मान लीजिए ये आपका हृदय है, ये आपका हृदय है। तो ये जो आपका अशुद्ध यानी जो आपका इम्प्योर ब्लड होता है, वो क्या करता है? उसको कहाँ पे लाता है? उसको आपका लेकर आता है किसमें? दाएं
अलिंद में, दाएं अलिंद में, यानी जो आपका ये वाला होता है, ये आपका कौन सा, ये आपका अलिंद होता है ये दोनों। तो जो आपका दायां अलिंद होता है यानी ये वाला जो होता है आपका, ये वाला जो आपका अलिंद होता है यानी राइट ऑरिकल जो होता है वहाँ पर लाकर खोलती है। तो यहाँ से आपका ब्लड जब आता है तो इसमें आकर आपका ये खुल जाता है, जो आपका अशुद्ध रक्त होता है ये यहाँ पर आकर खुलता है। फिर क्या होता है, फिर आपका जो बायां अलिंद होता है, जो आपका लेफ्ट ऑरिकल्स होता है, वो क्या करता है, तो लेफ्ट ऑरिकल्स में पल्मोनरी शिराएँ खुलती हैं। क्या होती हैं, आपकी जो पल्मोनरी जो शिराएँ होती हैं वो खुल जाती हैं, जो फेफड़ों में शुद्ध रुधिर लाती हैं। तो जब आपका यहाँ पे अशुद्ध रक्त आता है तो यहाँ पर आपका जो अशुद्ध रक्त आ जाता है यहाँ पर, तो इसके बाद क्या होता है, इसमें जो आपकी पल्मोनरी शिराएँ होती हैं, जो पल्मोनरी शिराएँ होती हैं वो यहाँ पर आकर खुल जाती हैं। तो यहाँ से जो भी आपका रक्त होता है यहाँ से शुद्ध होकर कहाँ पर जाता है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाती हैं। जो आपकी पल्मोनरी शिराएँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो खुलती हैं, जो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाती हैं। इस प्रकार दाएं अलिंद में अशुद्ध रुधिर और बाएं अलिंद में शुद्ध रुधिर एकत्रित होता है। तो जो आपका हृदय होता है, ये आपका हृदय जो है वो 4 चैम्बर में आपका डिवाइड होता है। जो आपका रुधिर होता है ये आपका 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, यानी 1 2 3 4। तो आपका ये तो हो गया आपका राइट वाला ऑर्टिकल हो गया आपका। जो आपका ये है ये कौन सा हो गया, आपका राइट ऑरिकल हो गया, यानी आपका ये हो गया दायां अलिंद। क्या हो गया आपका ये हो गया दायां अलिंद। और आपका ये वाला जो हो जाता है ये आपका हो जाता है लेफ्ट ऑरिकल, यानी बायां अलिंद, ये आपका होता है। तो सबसे पहले जो आपका अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ आता है, वो आपका आता है इसमें, जो आपका राइट ऑरिकल है उसमें आता है, यानी जो आपका दायां अलिंद है इसमें आता है। फिर इसमें जो भी आपका अशुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध होकर कहाँ जाता है, आपका जाता है, ये कहाँ जाता है आपका, ये आपका जाता है बाएं अलिंद में, यानी आपके राइट ऑरिकल में जाकर जो आपका शुद्ध रक्त है वो यहाँ पर आकर आपका एकत्रित हो जाता है। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि दाएं अलिंद से एक मोटी नलिका पल्मोनरी आयोर्टा निकलती है। तो जो आपका दायां अलिंद होता है, यानी जो आपका इस तरह से आपका मान लीजिए हृदय है, तो जो आपका ये वाला होता है, यानी जो आपका लेफ्ट ऑरिकल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर एक क्या लगी होती है, नलिका लगी होती है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आयोर्टा। क्या कहते हैं, जो आपकी यहाँ पे एक नलिका लगी होती है छोटी से, इसे क्या कहा जाता है, इसे आपका कहा जाता है पल्मोनरी आयोर्टा। ये आपकी यहाँ पे निकलती है, ये क्या करती है, यह शीघ्र 2 पल्मोनरी धमनियों में बट जाती है। तो जो आपकी ये नलिका होती है ये आपकी दो पल्मोनरी धमनियों में बट जाती है और अशुद्ध रुधिर को ऑक्सीकृत करने के लिए फेफड़ों में ले जाती है। तो जो आपका फेफड़ा होता है वो आपका कहाँ स्थित होता है, जो आपका फेफड़ा होता है वो आपका यहीं पे स्थित होता है, जो आपका सेकंड चैम्बर है, जिसे आपका इसी में आपका वक्षीय गुहा भी स्थित होता है। जो आपका हृदय यहाँ पर स्थित होता है, तो यहीं पर तो आपका जो हृदय है वो यहीं पर तो स्थित होता है। तो आपका जो फेफड़ा होता है यहाँ पर स्थित होता है। तो जो आपका अशुद्ध रक्त होता है यहाँ से शुद्ध होकर यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जब आपका रक्त आ जाता है तो यहाँ पर जो आपका रक्त शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध रुधिर जो है वो ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी वो पूरे से अच्छे से शुद्ध होकर आपका फेफड़ों में लाया जाता है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा कि बाएं अलिंद से महाधमनी नामक एक मोटी नलिका निकलती है। तो बायां जो आपका अलिंद है, यानी जो आपका ये वाला जो है आपका बायां अलिंद, यानी लेफ्ट ऑरिकल्स, यहाँ से आपका क्या निकलता है, यहाँ से आपकी एक मोटी नलिका निकलती है, यहाँ से आपकी एक मोटी नलिका निकलती है आपकी। वो क्या करती है, महाधमनी जो है वो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे पहले अशुद्ध रक्त आता है, तो यहाँ पर अच्छे से ये प्योर होता है। प्योर होने के बाद आपका ये आ जाता है बाएं आपके जो आपका बायां अलिंद होता है उसमें आ जाता है, यानी जो आपका लेफ्ट ऑरिकल होता है उसमें आ जाता है। उसमें जो आपकी महाधमनी होती है, महाधमनी जो है वो एक मोटी नलिका होती है, उससे आपका जो रक्त है वो कहाँ पर पहुँचता है, आपकी पूरी बॉडी में पहुँचाया जाता है। जो आपकी महाधमनी होती है उससे रक्त जो है आपकी पूरी बॉडी में पहुँचाया जाता है। तो ये आपका हो जाता है हृदय का जो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो हो जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे आपका जो हृदय है इसका हम आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें आपका क्या होता है, हृदय की जो आंतरिक रचना में चारों वेश स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो जो आपका हृदय होता है, अगर आपके हृदय के अंदर की बात की जाए तो आपके हृदय के अंदर जो आपके 4 चैम्बर होते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यानी जो आपके
वैसे जो आपके वर्ड ऑरिकल होते हैं और जो वेंट्रिकल्स होते हैं यानी अलिंद और जो निलय होते हैं वो आपको अंदर से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो जो आपका दायां अलिंद होता है उसमें 3 छिद्र होते हैं। जो आपका दायां अलिंद होता है यानी जो आपका राइट ऑरिकल होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपके 3 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं आपके उसमें आपके होते हैं 3 छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा अग्र तथा पश्च महाशिराएं यानी जो आपकी आगे और पीछे की शिराएं होती हैं वो खुलती हैं। जो आपका दायां अलिंद होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, मान लीजिए आपका हृदय है, इसमें आपका 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। तो जो आपका ये वाला होता है राइट ऑरिकल होता है यानी जो दायां अलिंद होता है, इसमें आपके 3 छोटे छोटे जो हैं वो आपके छिद्र होते हैं। ये क्या करते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके जो आगे और जो आपके पीछे महाशिराएं होती हैं वो यहाँ पर आकर खुलती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका होता है कि इन छिद्रों के बीच एक कपाट और एक नोड होती है। तो जो आपका ये छिद्र बना होता है इसमें आपका एक कपाट होता है और एक नोड होता है। ये क्या करता है, नोड से जो है वो हृदय की धड़कन का संचालन होता है। तो जहाँ पर जो आपका ये चैम्बर है इसमें आपका एक नोड पाया जाता है। वो क्या करता है, वो आपके जो हृदय की धड़कन होती है, जब जो आपका हृदय धड़कता है वो यहाँ पर इसका संचालन आपका इसी नोड के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा कि बाएं अलिंद में एक तिरछा छिद्र होता है जिसके द्वारा पल्मोनरी शिरा खुलती है। तो जो आपका बायां अलिंद होता है यानी आपका जो बायां अलिंद यानी आपका कौन सा, ये वाला जो आपका होता है अलिंद, इसमें क्या होता है, इसमें एक तिरछा छिद्र होता है जिसके द्वारा आपकी जो पल्मोनरी शिराएं होती है वो यहाँ पर आकर खुलती हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दायां अलिंद अपने नीचे दाएं निलय में एक अलिंद निलय छिद्र द्वारा खुलता है। तो जो आपका दायां अलिंद यानी जो आपका ये वाला है, ये वाला आपका कहाँ पर आकर खुलता है, आपका यहाँ पे आके खुलता है। जो आपका नीचे जो आपका निलय है यानी जो वेंट्रिकल्स है यहाँ पर आकर खुलता है। यहाँ पर आपका एक इस तरह से नली बनी होती है तो यहाँ पर आकर आपका ये खुलता है। और जब ये आपका यहाँ पे खुलता है तो इस छिद्र में एक त्रिवलन यानी ट्राइकस्पिड कपाट लगा होता है। क्या लगा होता है, ट्राइकस्पिड कपाट लगा। तो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। मान लीजिए ये आपका, एक मिनट, मान लीजिए ये आपका हृदय है, ठीक, ये आपका हृदय है। आपका हृदय 4 चैम्बर में इस तरह से डिवाइड है। तो आपका ये हो गया राइट ऑरिकल और आपका ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल। तो ऊपर का जो आपका ये होता है ये आपका होता है राइट ऑरिकल और जो आपका नीचे वाला ये वाला पार्ट होता है ये आपका होता है निलय। जो आपका निलय होता है ये आपका होता है जिसे इंग्लिश में वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो आपका जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर इस तरह से आपका ये बना होता है, नलिकाएं बनी होती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आपका जो आपका ये वाला होता है, ये जो आपका राइट ऑरिकल है, इसमें जो आपकी ये नलिकाएं बनी इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आपका कहा जाता है ट्राइकस्पिड। क्या कहा जाता है इन्हें आपका कहा जाता है ट्राइकस्पिड। इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है इनको ट्राइकस्पिड कहा जाता है। और जो आपका इस तरफ बना होता है यानी जो आपका जो लेफ्ट साइड बना होता है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है बाइकस्पिड। क्या कहा जाता है इन्हें बाइकस्पिड कहा जाता है। और जो आपका इस तरफ आपका राइट साइड में बना होता है इन्हें कहा जाता है ट्राइकस्पिड। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कपाट लगा होता है जो निलय की ओर लटका होता है। तो जो आपका हृदय होता है, जो आपका हृदय होता है, जो आपका ये कपाट होता है ट्राइकस्पिड, ये किसकी तरफ लटका हुआ होता है, ये आपका निलय की तरफ लटका हुआ। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो आपका हृदय होता है इस तरह से 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। तो जो आपका जो ये आपका ट्राइकस्पिड होता है ये इसी की तरफ यहाँ पर लटका हुआ होता है। फिर आपका क्या लिखा हुआ, फिर आपका लिखा हुआ कि यह कपाट महीन तंतुओं से निलय की भीतरी सतह से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार बायां अलिंद भी अपने नीचे बाएं निलय में छिद्र द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक द्विवलन कपाट लगा होता है जो निलय में खुलता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो आपका यहाँ पे हो गया आपके जो आपका हृदय होता है, आप यहाँ पर फिगर में भी देख पाएंगे। तो फिगर में आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा जो आपका यहाँ पे लिखा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपका ये फिगर होता है तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दायां निलय, यानी जो आपका राइट वेंट्रिकल्स है, जो आपका राइट वेंट्रिकल्स है वो आपका इस तरफ से, तो मान लीजिए आपका हृदय, तो ये आपका हृदय इस तरह से 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ऊपर वाला जो आपका होता है ये आपका हो जाता है अलिंद।
क्या हो जाता है, अलिंद, जिसे हम ऑरिकल कहते हैं इंग्लिश में। और जो आपका ये नीचे वाला पार्ट हो जाता है इसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स यानी निलय। जो आपका निलय होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें आपके यहाँ पे पाई जाती हैं। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है हृदय की कार्यविधि। तो जो आपका हृदय है वो किस तरह से कार्य करता है उसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि हृदय एक पंप का कार्य करता है। तो जो आपका हृदय होता है, जो आपका हार्ट होता है, वो किस तरह से कार्य करता है, वो आपका कार्य करता है एक पंप की तरह। शरीर के विभिन्न अंगों जैसे वक्ष, सिर तथा बाहों में अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा एक जोड़ी अग्र महाशिराओं में पहुँचता है। तो जो आपका रक्त होता है वो किस आपके पूरे बॉडी में किससे पहुंचता है, जो आपकी शिराएं होती हैं उन्हीं के द्वारा जो है आपका रक्त जो है वो आपके पूरी बॉडी में पहुंचता है। फिर इसके बाद लिखा है कि अग्र महाशिराएं दाएं अलिंद में खुलती हैं। तो जो आपकी आगे की महाशिराएं होती हैं वो कहाँ खुलती हैं आकर, वो आपकी खुलती हैं आपके दाएं अलिंद में, यानी जो आपका राइट ऑरिकल होता है वहाँ पर आकर खुलती हैं। तो मनुष्य की टांगे, आहार नाल, जनन ग्रंथियों, वृक्क आदि से अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा पश्च महाशिरों में लाया जाता है, जो दाएं अलिंद में खुलती है। अर्थात पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त 3 महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में लाया जाता है। तभी मैं आपको यहाँ पे जो आपकी शिराएं होती हैं, जो आपकी 3 शिराएं होती हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 शिराओं द्वारा दाएं अलिंद में लाया जाता है। जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो महाशिराओं का वॉल्व बंद हो जाता है। तो जब आपका हृदय जो है वो सिकुड़ता है तो जो महाशिराओं का वॉल्व होता है वो बंद हो जाता है और अलिंद निलय छिद्र खुल जाता है। तो जो आपका नीचे की तरफ जो आपका निलय होता है, निलय में जो आपका छिद्र होता है वो खुल जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका लिखा है कि अतः अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से दाएं निलय में पहुंच जाता है। तो अभी मैंने आपको फिगर बना के बताया ना कि आपका जो इस तरह से होता है, तो यहाँ पर आपका अशुद्ध रक्त आता है, यहाँ से आपका रक्त जो है ऑक्सीकृत होकर यहाँ पर आ जाता है आपके दाएं निलय में, यानी आपका जो दायां निलय होता है उसमें आपका ये पहुंच जाता है। जो आपका अशुद्ध रक्त होता है यहाँ पे आपका ये आकर पहुंच जाता है। फिर आपका क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि निलय में संकुचन होने के कारण अलिंद निलय छिद्र बंद हो जाता है। तो जब आपका हृदय जो है सिकुड़ता है तो जो आपका निलय छिद्र होता है वो बंद हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका होता है कि जिसके फलस्वरूप अशुद्ध रुधिर पाल्मोनरी धमनियों से होता हुआ फेफड़ों में पहुंचता है, जहां रक्त शुद्ध होता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से यह बाएं निलय में आता है, जहां से यह महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। तो ये आपका हो गया हृदय की कार्यविधि। तो जो आपका ये प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं, उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके अलावा जो आपका हृदय होता है, आपके हृदय को विभाजित करने के लिए एक दीवार होती है। जो आपका हृदय होता है उसको डिवाइड करने के लिए एक दीवार होती है। उसे क्या कहा जाता है, उसे आपका कहा जाता है सेप्टम। क्या कहा जाता है उसे सेप्टम कहा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके हृदय को विभाजित करती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेप्टम। इसके अलावा जो आपका हृदय होता है, हृदय आपका किस तरह से होता है, आपका हृदय जो है वो एक बंद मुट्ठी की जैसा होता है। उसका अगर देखा जाए, जिस तरह से आपकी एक बंद मुट्ठी होती है उसी तरह से आपका हृदय भी होता है। ठीक, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो आपके 4 चैम्बर आपके हृदय के होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, तो जो आपका ये वाला होता है चैम्बर आपका, इसमें आपके क्या क्या जो आप इस चैम्बर को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उदर गुहा। जो आपका ये वाला चैम्बर होता है इसे कहते हैं उदर गुहा इसे कहा जाता है। इसमें आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे पाई जाती हैं। और जो आपका कहा जाता है इसको उदर गुहा। और आपका जो हृदय है, एक हृदय जो है वो आपका हृदय जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो जो आपका हृदय है वो आपका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये आपका एक सामान्य व्यक्ति का जो आपका हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में आपका ये 72 बार धड़कता है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया प्रश्न आपका, ये जो आपका है तीसरा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 2 प्रश्न कराए हुए थे। पहले जो आपका लॉन्ग आंसर का वो मैंने आपको यहाँ पर कराए हुए थे पहले वीडियो में। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया जो आपसे पूछा गया था कि मनुष्य के हृदय की रचना एवं कार्यविधि आपको यहाँ पे बताएं। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से बता दी। आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए होंगे।
अब चलिए देख लेते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रुधिर एवं लिम्फ में अंतर बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2015 और 2016 में पूछा गया है। रुधिर एवं लिम्फ में अंतर बताइए, या आपका लिखा हुआ कि रुधिर एवं लसिका में 4 अंतर बताइए। तो इसका भी हम देख लेते हैं, ये आपका क्या होता है, जो आपका रुधिर होता है यानी आपका जो ब्लड होता है उसमें, और आपका जो लिम्फ होता है उसमें आपको यहाँ पर अंतर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ लाल रुधिर कणिकाएं भी होती हैं। तो जो आपका रक्त होता है इसमें आपका क्या क्या पाया जाता है, जो आपका रक्त होता है वो किसमें, इसमें आपके रक्त में जो है वो आपका जो आपका प्लाज्मा होता है, आपका रक्त हो किससे मिलकर बना होता है, आपका प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर आपका ये बना होता है। तो जो आपका प्लाज्मा होता है वो आपका कितना % पाया जाता है, जो आपका प्लाज्मा होता है वो आपका 55% पाया जाता है, और जो आपका 45% होता है उसमें आपका रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं आपके रक्त में। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा है, रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ लाल रुधिर कणिकाएं भी होती हैं, यानी जो आपकी रेड ब्लड सेल होती हैं वो भी आपका रक्त में ही पाई जाती हैं। जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, वो भी आपका रुधिर में पाया जाता है। तो जो आपका रक्त होता है, रक्त में आपका जो आरबीसी है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो आपका जो रक्त है वो किससे मिलकर बना होता है, आपका जो रक्त होता है वो आपका बना होता है प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, और रक्त कोशिकाओं से मिलकर आपका रक्त जो है वो बना होता है। तो इसमें आपका जो आपका रक्त होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें आपका आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और आपका प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। तो जो आपका रक्त होता है, आपके रक्त में जो है वो आपका जो आरबीसी होता है उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। तो जो आपका पहले आरबीसी पाया जाता है, फिर इसके बाद आपका प्लेटलेट जो होता है वो आपका यहाँ पे पाया जाता है, फिर इसके बाद आपका पाया जाता है डब्ल्यूबीसी। तो आपके रक्त में जो है डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो है बहुत ही कम पाई जाती है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपका यहाँ पे क्या लिखा, आपका यहाँ पे लिखा कि रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ आपका जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो भी होती हैं, लेकिन जो आपका लसिका होता है, लसिका में आपका जो है वो लाल रुधिर कणिकाएं यानी जो आपके आरबीसी होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ क्या लिखा हो, सेकंड आपका लिखा हो कि इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है। तो जो आपका रक्त होता है उसमें मैंने आपको बताया ना कि जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या कम होती है, जबकि न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। अगर हम इसमें बात करें लिम्फ यानी लसिका में क्या होता है, तो लसिका में जो है वो आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है उनकी संख्या अधिक होती है, और इसमें लिम्फोसाइट की संख्या सबसे अधिक होती है। जो आपका लसिका है इसमें जो लिम्फोसाइट की संख्या भी अधिक होती है, और जो आपकी डब्ल्यूबीसी की संख्या उसकी संख्या भी आपका इसमें अधिक होती है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो जो आपका रुधिर होता है, रुधिर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, और जो आपका लसिका है इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ जो है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि उत्सर्जी पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा समान होती है। तो जो आपका रुधिर होता है, रुधिर में आपका जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी मात्रा सामान्य होती है। लेकिन जो लसिका है, आपका जो लसिका है यानी जो लिम्फ है उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका उत्सर्जी पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है आपका लसिका में। फिर इसके बाद आपका लिखा है कि विलय प्रोटीन्स अधिक किंतु अविलय प्रोटीन्स कम मात्रा में होते हैं। तो जो आपका रुधिर होता है यानी जो आपका ब्लड होता है उसमें जो आपके विलय प्रोटीन होते हैं, जो विलय हो जाते हैं यानी जो मिल जाते हैं, वो प्रोटीन्स तो आपके रक्त में अधिक पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स नहीं घुलते हैं वो आपके रक्त में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा लसिका की अगर बात की जाए तो लसिका में जो है विलय प्रोटीन्स कम पाए जाते हैं, और अविलय प्रोटीन्स की मात्रा जो है यहाँ पर अपेक्षाकृत कम ही होती है। तो जो आपका लसिका है इसमें आपके जो विलय प्रोटीन्स भी कम पाए जाते हैं और अविलय प्रोटीन्स भी इसमें कम ही पाए जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ पर हो गया 4, जो था आपका रुधिर और लिम्फ में अंतर। तो इसको भी आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे आपका कौन सा क्वेश्चन दिया है। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारकों के नाम तथा इस क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु इसका रासायनिक समीकरण लिखिए और सिद्ध कीजिए कि इस क्रिया में O2 निकलती है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2011 में, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या लिखा है
सबसे पहले कि प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक कारक होते हैं उनका आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो इम्पोर्टेंट जो आपके कारक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, पर्णहरिम होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये सारे इम्पोर्टेंट कारक हैं जो हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि तथा इस क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु इसका रासायनिक समीकरण। तो जब मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रदर्शित करने वाला जो आपका रासायनिक समीकरण है यानी जो केमिकल इक्वेशन है उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसको आपको अच्छे से अपने जब भी आप लिखेंगे इसको बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करके लिखेंगे। तो आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका पानी होता है वो सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके क्लोरोफिल में आपका जाता है और ये आपका किसका निर्माण करता है, ये आपका निर्माण करता है ग्लूकोज का। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है और ये ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन के रूप में आपका यहाँ पर निकलता है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया इसका जो आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। फिर इसके बाद क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, फिर इसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि इस क्रिया में O2 निकलती है। तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो आपकी ऑक्सीजन निकलती है इसको आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताना है। तो कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे, इसके लिए आपको एक यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिकल क्या है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध करना है, आपको यहाँ पर कि सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से O2 निकलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर सामग्री लिखी हुई है। आपको यहाँ पर एक बीकर लेना है, फनल लेना है, जलीय पौधा लेना है और परख नली और पानी। आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें लेनी है और इसका आपका जो ये प्रैक्टिकल है आपको क्या करना है, आपका जो प्रैक्टिकल है जो आपका पौधा है यानी जो हाइड्रिला एक जलीय पौधा है इसको आपको यहाँ पर लेना है। आप कोई भी पौधा यहाँ पर ले सकते हैं। आपका यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रिला या अन्य कोई जलीय पौधा पानी से भरे बीकर में रख कर कीप से ढक दो। क्या करो, आप कोई पौधा लो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फिगर में भी, आपने यहाँ पर कोई पौधा लिया, इसको आपका पानी में भरे हुए बीकर में डाला और इसके ऊपर क्या रख दिया, इसके ऊपर आपका ये कीप रख दिया, कीप से इसको ढक दिया। बीकर के पानी में कुछ ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दो। तो बीकर का जो पानी है इसमें आपको क्या डालना है, इसमें आपको डालना है कुछ ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट आपको इसमें डाल देना है जिससे पौधे को CO2 मिलती रहे। यानी जो आपका पौधा है इसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों डाल रहे हैं, ताकि पौधे को जो है CO2 मिलती रहे। फिर इसके बाद आपका लिखा है कि कीप की नली के ऊपर पानी से भरी एक टेस्ट ट्यूब उल्टी खड़ी कर दो। तो जो आपकी ये टेस्ट ट्यूब है आपकी जो पानी जो है आपका इसमें आपको क्या रखना है, आपको एक ये जो आपका लगा हुआ है आपका एक टेस्ट ट्यूब आपको उल्टी करके रख देनी है इसमें। फिर क्या करना है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है कि इस उपकरण को धूप में रख दो। तो आपका जो भी आपका ये है, आपका ये हमने इसमें पानी डाला, पौधा डाला, कीप से इसको ढक दिया, फिर इसके बाद एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब इसको इस उपकरण को क्या करना है, इसको आपको धूप में रख देना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के बुलबुले हाइड्रिला के पौधे से निकल कर टेस्ट ट्यूब में इकट्ठे होने लगते हैं। तो क्या होता है, जब आप इसको धूप में रख देंगे तो आपका जो ये पौधा है हाइड्रिला, इससे क्या होगा, इससे आपका क्या होगा कि जो आपका ऑक्सीजन के जो बुलबुले हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बुलबुले आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ आपका यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन के जो ये बुलबुले हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर हाइड्रिला के पौधे से निकलकर टेस्ट ट्यूब के ऊपर इकट्ठा होने लगते हैं। तो जो आपका ये टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर ये इकट्ठे होने लगते हैं बुलबुले। फिर क्या होता है, तथा इसका पानी नीचे की ओर गिरना आरंभ कर देता है। परख नली को हटाओ और एक जलती हुई तीली द्वारा गैस का परीक्षण करो। तीली को इसमें डालने पर आप देखेंगे कि यह और तेज़ी से जलने लगती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो आपका यहाँ पे इकट्ठा हुआ था तो इसका जो पानी है वो नीचे, जो पानी रहता है वो नीचे की ओर आपका गिरना प्रारंभ हो जाता है। फिर परख नली को हटा देना है। परख नली को हटाने के बाद आपको एक जलती हुई तीली द्वारा गैस का परीक्षण करना है। तो इसमें क्या होगा, आपका जब आप इसमें डालेंगे तीली को तो तीली जो है वो और तेज़ से जलने लगती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है आपका, इससे आपका निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो निकलती है। ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th हो गया। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न रुधिर वाहिनियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है। तो आपका जो आपका रुधिर होता है उसमें आपकी कितनी वाहिनियाँ पाई जाती हैं, आपकी 3 प्रकार की जो हैं वो यहाँ पे वाहिनियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। पहला कौन सा होता है, पहला आपका होता है धमनियाँ। धमनियाँ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं
ऑर्टरी, क्या कहते हैं? ऑर्टरी कहते हैं। जो आपकी धमनी होती है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्टरी। क्या कहते हैं? ऑर्टरी इसको कहते हैं इंग्लिश में। इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या लिखा है कि रुधिर धमनियों द्वारा शुद्ध रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को पहुँचाया जाता है। केवल पल्मोनरी धमनी द्वारा अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए लिया जाता है। क्या लिखा हुआ है? तो जो आपका धमनी होता है, धमनी क्या करता है? धमनी आपका हृदय से रक्त को शरीर में पहुंचाता है, हृदय से रक्त को शरीर में पहुंचाता है। और जो आपका इसमें जो आपका होता है, जो आपकी धमनी होती है, इसमें कैसा आपका रक्त आता है? इसमें आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त इसमें आपका होता है। तो जो धमनी होती है, धमनी आपकी क्या होती है? वह धमनी जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता है, उसमें क्या होता है? उसमें आपका सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त पाया जाता है। तो जो आपकी धमनी होती है जिसमें आपका इसमें तो जो आपका जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है, लेकिन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो आपका पाया जाता है फुफ्फुस धमनी में। किसमें पाया जाता है? आपका फुफ्फुस धमनी में पाया जाता है, जो आपका कार्बन डाई युक्त रक्त होता है। तो आपका यहाँ पे पूछा गया है धमनी के बारे में, आपको यहाँ पे बताया गया। तो धमनी में आपका जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है, और ये क्या करता है? ये रक्त को जो है पूरे शरीर में पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक। और जो आपका धमनी होता है, इसका जो बीपी होता है यानी जो ब्लड प्रेशर होता है, इसका जो है वो सबसे ज़्यादा आपका धमनी का ही होता है। इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है सिराएँ। तो सिराएँ क्या होती हैं? आपकी वेन्स। जो सिराएँ होती हैं इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं हम वेन। क्या कहते हैं? वेन कहते हैं इनको इंग्लिश में। ये क्या करती हैं? आपकी जो सिराएँ होती हैं ये क्या करती हैं? शरीर का जो CO2 युक्त रक्त होता है उसको क्या करती हैं? वापस हृदय तक पहुँचाने का कार्य जो है वो सिराएँ करती हैं। यानी जो वेन होती हैं ये क्या करती हैं? जो आपका CO2 युक्त रक्त होता है इसको वापस हृदय में पहुंचाती हैं आपकी सिराएँ जो होती हैं। और इनकी जो पेशीय दीवार होती है, इनकी जो मस्कुलर वॉल होती है बहुत ही पतली होती हैं। यानी जो सिराएँ होती हैं बहुत ही पतली आपकी ये पाई जाती हैं। क्या करती हैं ये सिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर हृदय में आता है। केवल पल्मोनरी सिराओं द्वारा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर जो है बाएं अलिंद में आता है। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आपका जो आपका सिरा होती है क्या करती हैं? रक्त जो आपका CO2 युक्त रक्त होता है उसको वापस हृदय तक पहुँचाती हैं। ये आपका यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी कौन करती हैं? ये आपकी करती हैं शिराएँ। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है केशिकाएँ। केशिकाएँ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो केशिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं? कैपिलरीज इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या करती हैं? ये धमनियाँ अंगों में पहुँचकर धमनिकाओं में बट जाती हैं। तो जो केशिकाएँ होती हैं, केशिकाएँ क्या होती हैं? ये धमनियाँ जो होती हैं अंगों में पहुँचकर धमनिकाओं में बट जाती हैं। धमनिकाएँ पुनः विभाजित होकर केशिकाएँ बनाती हैं। केशिकाएँ पुनः परस्पर संयुक्त होकर शिरिकाएँ तथा शिरा बनाती हैं। केशिकाओं का कार्य रुधिर का ऊतक द्रव्य एवं ऊतक कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करना है। तो केशिकाएं क्या कार्य करती हैं? आपकी जो आपके रुधिर का जो ऊतक द्रव और जो आपका ऊतक कोशिकाओं के बीच जो होता है उसको पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं आपकी केशिकाएं। केशिकाएं एक तरह से क्या करती हैं? आपके जो आपका ब्लड होता है, जो धमनी होती हैं, जो शिरा होता है, जो आपका ये धमनी और शिरा है इसको जोड़ने का कार्य करती हैं। मेन इनका क्या कार्य होता है? जो आपकी केशिकाएं होती हैं इनका मेन वर्क क्या होता है? मेन वर्क ये होता है कि जो आपकी धमनी और जो आपकी शिरा है इसको जोड़ने का कार्य यही करती हैं। और जो केशिका है ये आपकी सबसे छोटी रक्त वाहिनी होती है। जो केशिका है आपकी ये सबसे छोटी रक्त वाहिनी होती है। इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो आपकी धमनी है यानी जो आपकी जो ये धमनी है जिसे हम इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, अगर इसमें आपकी सबसे बड़ी धमनी की बात की जाए तो आपकी सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी धमनी होती है आपकी महाधमनी। क्या होती है? महाधमनी जो है वो आपकी सबसे बड़ी धमनी होती है, जिसे इंग्लिश में आपका ऑर्टमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्टा कहते हैं। AORTA ऑर्टा कहा जाता है इसको। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर आपका किस में ज़्यादा होता है? आपका धमनी में। धमनी में ही आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होता है। और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, या आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाता है। तो जो आपका बीपी होता है, बीपी को मापने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो बीपी को मापने के लिए आपका यूज़ किया जाता है स्फाइग्नोमीटर। किसका यूज़ किया जाता है? आपका बीपी मापने
के लिए किस यंत्र का यानी किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? यूज़ किया जाता है आपका स्फाइग्नोमीटर। किसका यूज़ किया जाता है? आपका स्फाइग्नोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? बीपी को मापने के लिए स्फाइग्नोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है या एक सामान्य व्यक्ति है, उसका बीपी यानी जो उसका ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? तो अगर एक स्वस्थ या सामान्य व्यक्ति की बात की जाए तो उसका ब्लड प्रेशर यानी बीपी जो है कितना होता है? वो आपका होता है 120/80 mmHg। ये आपका होता है एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर। ये आपका होता है एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है मल्टीपल में, या आपसे जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें आपका पूछा जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दीर्घ वाले, लॉन्ग वाले, उसको मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आज की आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तो अभी आपका जो ये चैप्टर है अभी पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ, आप आगे हम इसके जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।